दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी के बारे में और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 यानी संगठन चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। और इसमें हम आपको एक क्लास पहले करा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। एक एक क्लासेस को अच्छे से देखिए और उसके यहाँ पे ये सेकंड क्लास है। चलिए यहाँ पे हम लोग जितने भी टॉपिक्स बाकी है इस पूरे चैप्टर्स में, तो उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको बताएंगे। मतलब ओवरऑल आपको यहाँ पे आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही खास क्लास है, आप अच्छे से देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। आपके कॉमर्स से रिलेटेड सब क्लासेस आपको प्रॉपर्ली इस चैनल पे मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब मेक श्योर आप कर ही लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो क्या है? पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है संगठन संरचना। यानी संगठन संरचना के से आप क्या समझते हैं? संगठन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आप उससे क्या समझते हैं? बेसिकली देखिए, जैसे यहाँ पे अगर बात करें संगठन में क्या है, संगठन में अलग अलग लोगों का समूह है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, उसके बाद ए हो गया, बी हो गया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति है जो कि मिलके यहाँ पे एक जो है क्या चीज चला रहे हैं, एक बिजनेस को चला रहे, एक जो है बिजनेस को चला रहे हैं। तो ये सारे व्यक्ति मिलके, तो ये सब क्या हो गए? एक साथ मिलके सब काम कर रहे हैं। तो ये हो जाती है क्या चीज? ये हो जाती है हमारा क्या चीज? संगठन। यहाँ पे ये हो जाती है क्या चीज? संगठन हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ये क्या हो गया? संगठन संरचना पूछा जा रहा है। तो ये क्या हुआ? ये देखिए अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए ये मैनेजर हो गया, ये लेबर हो गया, ये यहाँ पे पर्यवेक्षक हो गया, ये यहाँ पे अध्यक्ष हो गया। तो कोई ना कोई भी पद पर है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? संगठन का संरचना। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये संरचना है। बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो गया? ये संगठन हो गया और इसमें जो प्रबंध वगैरह होगा उसको संगठन संरचना कहते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हालांकि ये टॉपिक उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बराबर कभी ना कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो इसलिए इसको देखिए अच्छे से। संगठन संरचना से आशय किसी संस्था की संपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्था से है। क्या चीज? संगठन संरचना से आशय किसी संस्था की। मान लीजिए ये संस्था, ये जो बिजनेस है एक संस्था है और इसमें संपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्था, मतलब जो भी संस्था की व्यवस्था है कि मतलब कोई भी व्यक्ति को कितना सैलरी मिलेगा, कौन सा काम किस तरीके से होगा, कौन सा वस्तु को कहां से परचेज किया जाएगा, उन सारी व्यवस्था से है। जिसमें प्रबंधकीय तथा परिचालनात्मकता देखिए यहाँ पे जो है प्रबंधकीय तथा परिचालनात्मक जो होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा। कभी कभी हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड आता है जिसको मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग का होता है, कोई ना कोई ऐसा शब्द होता है जिसको सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो कुछ ऐसा ये शब्द होती है, समझिएगा इसको। देखिए मतलब यहाँ पे क्या हो गया? उसका निष्पादन किए जाते हैं। मतलब जितने भी प्रबंध किए, मतलब जो भी प्रबंध अगर करते हैं तो उसमें आप जानते हैं होंगे कि कोई भी काम को कब करना है, कैसे करना है, नियोजन हो गया। उसके बाद और भी सारे कार्य आते हैं। तो प्रबंध के कार्य आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं। वो सारे कार्य का निष्पादन किसके अंतर्गत होती है? संगठन संरचना के अंतर्गत होती है। तो बेसिकली संगठन संरचना का मतलब क्या हो जाती है, ये आप समझ गए। संगठन संरचना से आशय किसी संस्था की संपूर्ण संस्थात्मक व्यवस्था से है, जिसमें प्रबंधकीय तथा परिचालनात्मक कार्य निष्पादित किए जाते हैं। इस बार हम सही पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए संगठन संरचना समझ गए कि मतलब अगर एक संगठन है उसके अंदर जो भी ढांचा है उसका, मतलब स्ट्रक्चर, जो भी उसका ढांचा है, किस तरीके से काम होगा, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा, सब उसका जो प्रारूप है उसको हम क्या कहेंगे? संगठन संरचना। जिस तरीके से नीति होता है, नीति क्या होता है कि कोई भी फर्म या फिर कोई भी व्यवसाय है, उसके लोग जो है उसी नीति के अकॉर्डिंग, वो जो रूल बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, उसी के अंदर रह के वो काम करेंगे। यहाँ पे संगठन संरचना में भी क्या होता है? जितने भी लोग हैं उस संगठन में उसी के अंदर काम करेंगे, उसी नियम, उसी जो है कार्य के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे संगठन संरचना का आशय वही होता है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो है भरारपण यानी डेलीगेशंस। तो यहाँ पे भरारपण किसे कहते हैं, डेलीगेशन किसे कहते हैं, सवाल यहाँ पे ये आती है। देखिए जैसे आप ये समझिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट है और आपके पास बहुत ज्यादा मतलब होमवर्क दे दिए सर। आप क्या कहोगे? यार काश हमारे पास 4 हाथ रहता या फिर 2 फ्रेंड रहता और बिल्कुल सेम राइटिंग रहता और हम मतलब ये होमवर्क 2 वो कर देता, 1 हम कर लेते, मतलब मजा आ जाता। क्या मजा आता? तो मतलब आप उतना काम दूसरे को दे दिए, उसी को क्या कहते हैं? भरारपण कहते हैं। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं सकते हो, क्योंकि आप एक सच्चे स्टूडेंट हो और मतलब आपको अगर मार्क्स लाना है तो अपना काम खुद करना पड़ेगा। आप मतलब ये सोचो कि वो थोड़ी याद करके आपके एग्जाम में ले जाएगा।
लेकिन आप मतलब ये चीज सोचो कि अगर कोई भी काम, जैसे अगर मान लीजिए आपको मम्मी कोई काम दी कि बाबू ये जो है पूरा कमरा तुम साफ कर लो, ठीक है, कमरा साफ कर लो। आप जो है ये सोचोगे कि काश मेरा एक दो फ्रेंड और भी रहता। तो अगर मान लीजिए वो आ गया और मतलब आप तीनों मिलके काम कर लिए, तो मतलब आप अपना काम जो है वो दोनों अपने दोस्त को दे दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके ऊपर का बोझ जो है वो घट गया और मतलब अपना काम जो है उसको बता दिए, मतलब ये थोड़ा काम करो, और आप भी मिलकर इसका साथ काम किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो सब भी अपना अपना काम कर दिया अपना समझ के। तो यहाँ पे इसी को क्या कहते हैं, भरार्पण कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। मतलब बेसिकली अपना काम को दूसरे पर सौंपना, इसको क्या कहते हैं, भरार्पण कहते हैं। अब समझिए यहाँ पे किताब का लैंग्वेज क्या है। भरार्पण से आशय, भरार्पण के से आशय जो है सहायकों अथवा अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। यहाँ पे समझिए, भरार्पण से आशय किसी सहायक को, मतलब जो आपके हेल्पर हैं या फिर अधीनस्थ हैं जो कि आपके नीचे काम करते हैं। कोई भी व्यवसाय में आप समझिए कि आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई सहयोगी हो सकते हैं, वो आपके हेल्प कर देंगे, या फिर आपके नीचे मान लीजिए ये अगर ए है जिसको मतलब एक कंपनी का यहाँ पे इसको मैनेजर बना दिया गया है और इसके अंतर्गत यहाँ पे बी काम कर रहा है, यहाँ पे सी काम कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है क्या चीज, ये हो गया इसके अधीनस्थ। एक अधीनस्थ कौन हो गया, सी हो गया, और बी हो गया, एक अधीनस्थ हो गया। तो मतलब ये यहाँ पे अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करना। मतलब एक हम इसको काम दे दिए और उसको निर्देश दे दिए कि एक अधिकार दे दिए कि भाई तुम इस तरीके से काम करोगे सी, और बी को भी दे दिए तुम्हारे पास एक काम दे रहे हैं वो काम तुम कर लो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मतलब अपने अधीनस्थ या फिर अपने जो है मतलब सहायक हैं, कोई भी व्यक्ति है, उसको हम अपना काम जो है सौंप दिए, उसे क्या कहते हैं, भरार्पण कहते हैं। क्लियर, मतलब आपको डेलीगेशन से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। हाँ, थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं का विकेंद्रीकरण और भरार्पण में अंतर क्या होती है, क्योंकि मोस्टली टीचर्स नहीं बता पाते हैं और स्टूडेंट भी अक्सर नहीं समझ पाते हैं। कोशिश करेंगे हम आपको जितना हो सके समझाए। हालांकि इस दोनों में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन है पर्याप्त डिफरेंस है इस दोनों में कि डेफिनेशन आपको अलग अलग तरीके से बताया जा सके। अब देखिए यहाँ पे आपका संगठन संरचना समझ में आ गया, भरार्पण समझ में आ गया। अब यहाँ पे है भरार्पण के लक्षण या विशेषताएं। तो आप कोशिश करिए आप जल्दी से संगठन संरचना और भरार्पण दोनों को अपने कॉपी में नोट करिए। फिर हम यहाँ पे ये जो है भरार्पण के लक्षण या विशेषताएं इसको देखेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। जल्दी से सब लोग नोट करिए और फिर हम आगे देखते हैं। अभी जस्ट सब लोग ऐसे ही क्लासेस करते रहिए और बिल्कुल मार्क्स लाइए। इतना मेहनत करके आपके लिए जो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं तो मार्क्स तो चाहिए आप लोग से। मार्क्स लाइए, पढ़िए अच्छा से। जहाँ कोई डाउट होगा डाउट पूछा करिए। अभी पहले लिख लीजिए इस सारी चीज़ों को। इतने साल हमारे स्टूडेंट इतना अच्छा मार्क्स लाए, आप इस बार आप लोग के बैच से बहुत उम्मीद है। क्योंकि पिछले सेशन में हम लोग के यहाँ से स्टेट टॉपर तो काफी ज्यादा रहे हैं, मतलब सॉरी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हम लोग के यहाँ से काफी ज्यादा रहे हैं। क्या चीज लिख लिए? तो बोल रहे थे पिछले सेशन में हम लोग का जो है डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो रहे, लेकिन स्टेट टॉपर पिछले साल नहीं आ पाए। लेकिन इस साल जो है मतलब पूरा कोशिश है कि स्टेट टॉपर लाना है और वो आप लोग को लाना है। तो उसके लिए आप लोग मेहनत करिए। उससे पिछले सेशन में हम लोग यहाँ से स्टेट टॉपर भी रहे थे, सेकेंड टॉपर जो थे बिहार बोर्ड के। तो और भी मतलब अदर बोर्ड के जो भी स्टूडेंट रहते हैं सब अपना अपना रिजल्ट और अच्छा करते हैं। सबका मतलब हम लोग यहाँ पे ओवरऑल कोशिश करते हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं हमारे यहाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। क्योंकि सब जगह एनसीईआरटी चल रहा है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से आप पढ़िए, मार्क्स तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस से ही आएगा ना, पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं। भरार्पण के लक्षण या विशेषताएं। तो भरार्पण के लक्षण या विशेषताएं क्या क्या होती है आइए जानते हैं। ये जो भरार्पण है, आप अपना काम किसी और को सौंप दिए। आपके घर में मम्मी आपको बोली कि बाबू ये काम अपना कमरा साफ कर लो, आप दो दोस्त को बुला के काम करने वाली है। इसके कुछ तो लाभ होंगे ना। आपको लाभ तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा होगा कि भाई हमको काम नहीं करना पड़ रहा, मेरा काम घट गया और हमें थोड़ा शरीर को भी रिलैक्स मिला कि भाई इतना जल्दी काम हो गया, समय की बचत हो गई।
तो ये सब यहाँ पे बात आती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, भ्रारपण एक प्रक्रिया है। बिल्कुल, आप जो यहाँ पे दो दोस्त को बुलाए और काम करवाए, मतलब उसको समझा के, वो क्या था, एक प्रक्रिया था, प्रोसेस था। आप उसको समझाए होंगे इस तरीके से करो, ऐसे करो भाई, कर दो प्लीज, पैर पकड़ता हूँ, कुछ ऐसे करके मनाए तो होंगे ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भ्रारपण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा यहाँ पे क्या चीज, कोई भी काम को दूसरे को सौंपा जाता है। उसके बाद आगे देखिए, भ्रारपण ऊपर से नीचे की ओर होती है। देखिए यहाँ पे नीचे का व्यक्ति जो है ऊपर के व्यक्ति को नहीं दे सकता है। मतलब अगर मान लीजिए आप कंपनी के ओनर हैं, आपको काम कोई लेबर, आपके मतलब लेबर या फिर कोई मजदूर आपको आके काम नहीं दे सकता है कि सर आप ये काम कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा, आप ये काम करिए, चलिए आप बोरा उठाइए सर, ऐसा नहीं बोल सकता है। लेकिन आप जो है बोल सकते हो कि एक्स नाम का व्यक्ति है, तुम जाओ वो बोरा उठा के बाहर रखो, आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो नहीं बोल सकता। तो इसलिए यहाँ पे है, भ्रारपण क्या है, ऊपर से नीचे की ओर होती है। क्या चीज, जिसका प्रवाह जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। मतलब ए जो है, अगर यहाँ का मैनेजर है तो इसके अंदर जो व्यक्ति है बी और सी, तो ए जो है इसको दे सकता है सी को, ए जो है बी को दे सकता है, लेकिन बी और सी मिलके जो है ए को काम नहीं दे सकता है। तो यही जो है भ्रारपण जो है ऊपर से नीचे की ओर होती है। उसके बाद भ्रारपण एक से अधिक प्रकार का होता है। भ्रारपण क्या होता है, एक से अधिक प्रकार का होता है। बिल्कुल, भ्रारपण के अलग अलग प्रकार हैं, उसके बारे में हालांकि हम लोग जानेंगे। भ्रारपण के प्रकार की अगर बात करें तो उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा मेनली इसके तत्व के बारे में हम लोग को जानना है। और यहाँ पे आगे देखिए, भ्रारपण जो है असहयोग ना होकर सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया। बिल्कुल, आपके दोस्त अगर सहयोग नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, असहयोग, मतलब वो तो मतलब हो ही नहीं पाता। और आपके दोस्त सहयोग किए तभी तो आप भ्रारपण कर पाए, मतलब आप अपना काम उनको सौंप पाए और वो सब मिलके अपना कमरा को साफ कर लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, भ्रारपण और सहयोग ना होकर सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखिए, कोई दिक्कत, आगे देखिए, अधीनस्थ भ्रारपण याद रखिएगा कि मतलब एक एग्जाम्पल से बस आप याद रखिएगा कि आपको मम्मी काम दी, आप जो है मतलब अकेले कमरा साफ नहीं करके आप जो अपने दो दोस्त को भी बुला लिया और तीनों मिलकर साफ कर लिए। मतलब अपना काम आप दो को भी दे दिया और आप भी साथ में मिलकर काम किए। भ्रारपण का मतलब ही यही होता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, अधीनस्थ को कार्य के संबंध में अधिकार का भ्रारपण किया जाता है। क्या चीज, अधीनस्थ को कार्य के संबंध में अधिकार का भ्रारपण किया जाता है, ना कि पदों का। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे लाइन है। अभी आप सोचिए कि आपको यहाँ पे जो मम्मी आपको बताई है कि बाबू रूम साफ कर लो, आप क्या किए, दोनों दोस्त को तो बुलाए, दोनों दोस्त को आप बुला लिए और आप क्या मतलब वो दोनों दोस्त आपका घर साफ किया, मतलब मिलके सहयोग किया। तो क्या मतलब आपका अधिकार मतलब जो था वो उसमें बट गया। मतलब अब उस घर में वो जो है तीनों मिल के अपना अपना, मतलब अगर आप घर बेचोगे तो उसको भी पैसा दोगे, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब आप अगर उस घर के बेटे थे तो अब वो दोनों भी बेटे हो गए, मतलब प्रॉपर उनका अधिकार है, कानूनी तौर पे वो अपना उस जमीन में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। बस उसका क्या था, वो भ्रारपण क्या चीज, अधिकार का किए कि भाई तुम साफ कर दो मेरा, बस सहयोग कर दो मेरा। तो इसके लिए हुआ, ना कि पदों का। ऐसे ही कंपनी में अगर जो है ए अपना कुछ काम बी को दे दिया कि बाबू तुम जो है, मतलब मेरा काम था ये फाइल वहां पे पहुंचाना, लेकिन तुम जाके वहां थोड़ा फाइल पहुंचाओ, या फिर मतलब मेरा काम था कुछ ये लिस्ट बनाना, तुम ये लिस्ट बना दो। तो मतलब क्या चीज, मतलब ए के जगह पे बी खुद कहेगा कि हम मैनेजर हो गए, अब ऐसा नहीं होता है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है इस लाइन में, अधीनस्थ का कार्य के संबंध में अधिकार का भ्रारपण किया जाता है। सिर्फ अधिकार का, वो जो अधिकार दिया गया कि तुम ये काम वहां कर दो, बस उसका होता है, ना कि पदों का। मतलब वो पद नहीं मिल जाता है आपको, बस उस पद के लिए। अब जैसे कभी मान लीजिए, कभी होता है कि अटेंडेंस जो है, या फिर कभी होता है कि टीचर, मान लीजिए अक्सर जो है बोर्ड जो मिटाते हैं, ऑफलाइन क्लास में देखे होंगे, वो टीचर मिटाते हैं। अब आपको बोल दिए कि बाबू आज तुम मिटा दो, थोड़ा सा इसको साफ करो। तो मतलब क्या आप मतलब खुद ही ये सोचने लोगे कि हम ही नहीं, हम ही टीचर हो गए। अब तो तुम लोग बैठो, सब लोग जो क्लास में बैठे हो, टीचर को जा पीछे बैठो, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब आप वहां पे फिर भी स्टूडेंट हैं, आप पद आपका चेंज नहीं हो गया, बस आपको एक अधिकार दिया गया कि तुम आके मिटा सकते हो, इसको मिटाओ। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए भ्रारपण की यहाँ पे जो है तत्व के बारे में बात करते हैं, या प्रक्रिया, भ्रारपण की प्रक्रिया। बेसिकली यहाँ पे भ्रारपण एक से अधिक प्रकार का होता है, तो यही यहाँ पे इसका मीनिंग है। जैसे देखिए उत्तरदायित्व सौंपना, भ्रारपण के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तो उत्तरदायित्व सौंपना, किसी को क्या किया, अपना उत्तरदायित्व सौंप दिए। जैसे अगर मान लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, XYZ लिमिटेड करके एक कंपनी है। अब यहाँ पे ये सोचिए, अब ये जो कहां पे है, ये कहां पे है, ये है मुंबई में, मुंबई में है ये,
ये कहाँ है, XYZ मुंबई, ये कंपनी है मुंबई में स्थापित। लेकिन इसको अपना क्या करना था, इसको अपना यहाँ पे एक्स नाम का व्यक्ति यहाँ पे ये चला रहा है। कौन सा व्यक्ति, एक्स नाम का व्यक्ति यहाँ पे चला रहा है। लेकिन अब इसको क्या चाहिए था, इसको चाहिए था कि भाई मुंबई में तो मेरा मेन ब्रांच है, लेकिन अब जो है हमें दिल्ली में भी खोलना है। कहाँ पे, दिल्ली में खोलना है। उसके बाद हमें कहाँ खोलना है, हमें खोलना है कोलकाता में खोलना है, कोलकाता में हमें खोलना है। तो ये दो जगह ये सोचा खोलने को। अब बताइए, एक व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति जो इस XYZ लिमिटेड जो इसका मेन ब्रांच है यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या मतलब एक ही टाइम पे ये दिल्ली में भी रह सकता है, कोलकाता में भी रह सकता है, मुंबई में भी रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है। इसलिए क्या करेगा, अपना जो उत्तरदायित्व है वो किसी और व्यक्ति को हाथ में दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया, किसके, एक के हाथ में दे दिया कि भाई दिल्ली का तुम मैनेजर बना दिए, अब इस ब्रांच का मैनेजर तुम है और तुमको संभालना है। तो एक क्या हो गया, मतलब अपना जो उत्तरदायित्व इसको दे दिए और आप खुद अपना मुंबई वाला ब्रांच संभाल रहे हैं। इसको दे दिए, बी को दे दिए कोलकाता वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना उत्तरदायित्व जो है वो इसको आप दे दिए। अब उसके बाद अधिकार प्रदान करना, बेसिकली यहाँ पे सेकेंड मीनिंग क्या है, अधिकार प्रदान करना। भाषण के 3 तत्व होते हैं, पहला उत्तरदायित्व, दूसरा अधिकार और तीसरा जवाबदेही यानी उत्तरदायिता। तो यहाँ पे समझिए इसको, अधिकार प्रदान करना। अब आप इसको ब्रांच दिए, उत्तरदायित्व दिए, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तरदायित्व, जब तक उसको अधिकार कुछ नहीं दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है कार को लोन देना बेसिकली। अब आपके पास कोई कस्टमर आया एक्स के पास, मुंबई वाले ब्रांच के पास, तो ये तो एक्स तो मालिक है, ये तो बोल दिया ठीक है बाबू तुम्हारा मतलब ठीक है सर, आपका लोन अप्रूव हो गया। अब यहाँ पे ए के पास आया कोई एक व्यक्ति, दिल्ली का व्यक्ति आया, अब यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया, सब कुछ बताया, ये बोलता है सर हम 2 मिनट टाइम दीजिए, हम अपने मेन सर से पूछ लेते हैं। ये अब कॉल धराएगा किसको, एक्स को। तो बार बार ये अलग अलग लोग आएंगे और सबके सामने बोलेगा हम अपने सीनियर को पूछते हैं, तो इंप्रेशन भी थोड़ा सा खराब होगा। इसलिए एक्स को चाहिए कि अपना कुछ अधिकार जो है, अपना कुछ अधिकार ए को भी सौंप दे, अपना कुछ अधिकार ए को भी ये सौंप दे दे, ताकि मतलब ये अपना खुल के काम कर सके। तो यहाँ पे ये हो जाती है। जैसे ऐसे ही बी को भी अपना कुछ अधिकार दे दे कि भाई तुम बिना मेरे से पूछे भी ये सब काम कर सकते हो। या फिर कोई भी कर्मचारी वहां पे काम नहीं कर रहा है दिल्ली वाले ब्रांच पे, तो हम एक्स जो बोल रहा है कि हम तो आके वहां पे नहीं निकालेंगे ना, तुम ही लोग निकाल सकते हो, तो ये अधिकार तुम्हारा है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे पॉइंट देखिए, जवाबदेही यानी उत्तरदायिता निश्चित करना। तो यहाँ पे देखिए जवाबदेही यानी उत्तरदायिता, आप देखिए आप उसको दे दिए ब्रांच, आप उसको दे दिए अधिकार। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे उसका उत्तरदायिता हो जाएगा, उसका जवाबदेही हो जाएगा कि अगर वहां पे लॉस में जा रहा है या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दे दिए कि मतलब वो आपको मतलब पैसा लौटा नहीं रहा है, तो यहाँ पे जवाबदेही किसका बनेगा, ए का बनेगा, ए का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अधिकार पूरा इसको दे दिए कि अब तुम जानो, संभालना तुमको है, तुम कैसे संभालोगे। या फिर कुछ भी हो गया, कुछ भी दिक्कत हो गया तो सब उत्तरदायिता इसका हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे भरारपण जो अपना अधिकार जो ट्रांसफर करते हैं उसमें ये 3 तत्व आते हैं। तो यहाँ पे ये 3 तत्व आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप जल्दी से काम करिए, अपने कॉपी निकालिए और जल्दी से ये भरारपण के लक्षण या विशेषताएं इसको लिखिए और भरारपण के तत्व या प्रक्रिया आप इसको भी जल्दी से लिखिए। फिर हम आगे यहाँ पे विकेंद्रीकरण स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले आप जल्दी से इसको नोट करिए, सब लोग को नोट करना है। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए। हो गया, जल्दी से नोट करिए, लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब हो जाना चाहिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो क्लास को बाद में रोक के सेकेंड टाइम में देख लीजिएगा। इस क्लास को होने दीजिए पहले और फिर से दोबारा आके आप इसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। अब समझिए यहाँ पे भरारपण क्या होती है और विकेंद्रीकरण क्या होती है, आइए आपको समझाते हैं। और देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे क्लास अगर छोटा होता है, लाइक क्लास अगर ये होता है कितना, अगर मान लीजिए हाफ आवर का होता है या फिर 45 मिनट का होता है या फिर मैक्सिमम 50 मिनट का होता है या कभी 20 मिनट का होता है,
तो यहाँ पे आप अगर ये समझिए, यहाँ का अगर आधा घंटा का क्लास है तो आप अपने क्लास में आप ये जोड़ लीजिएगा कि आपका 3-4 दिन जितना पढ़ाई होगा उतना आपको सिर्फ आधा घंटा में यहाँ पे पढ़ाई होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है। मतलब हम कोई स्टूडेंट को ये नहीं डांट रहे होते, ये तुम शांत बैठो, बहुत हल्ला कर रहे हो तुम क्लास, ओए लड़का तुम सो कह रहा है, उठो उठो। यहाँ पे ये सब नहीं होता है, यहाँ पे ये सब बिल्कुल नहीं होता है, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और इवन आपको कोचिंग क्लास भी जाना नहीं पड़ता है, जो आपको टाइम लगता है 2-3 घंटे जाने में आने में, वो सब टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। आप अपने घर में बैठे, आपको क्लास का टाइमिंग दिया गया और आप अपने रिकॉर्डिंग टाइम से क्लास कर रहे हैं। और ये हम बात कर रहे हैं एजुकेशन बाबा ऐप का, मतलब ऐप पे जो कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि मतलब इन सारे स्टूडेंट को ये होती है। तो एजुकेशन बाबा ऐप पे जो क्लासेस चल रही है ये तो ऐसे मतलब आपको मिलते रहेगा। और बाकी यहाँ पे देखिए विकेंद्रीकरण हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बस ये नहीं समझना है कि क्लासेस बहुत छोटी होती है, क्लासेस प्रॉपर है। क्योंकि हम अगर यहाँ पे अगर 1-1.5 घंटे का क्लासेस देने लगे ना, तो ये समझो कि एक ही मतलब लेक्चर में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, तो मतलब आपको भी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होती है, जो पढ़ाई होता है प्रॉपर पढ़ाई होता है। आप सोचिए यही 2 चीज पढ़ाने में ना ऑफलाइन क्लासेस में 1 दिन लग जाता, और मेरा मानिए कि आपको इतना डिटेल में भी नहीं बता पाते। हाँ, बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं जो कि बताते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा निम्न स्तरों के अधीनस्थों को दायित्व के अनुरूप अधिकार सौंपे जाते हैं। क्या है? विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है, मतलब अधिकारों को ही यहाँ पे सौंपा जाता है। जैसे भरारपण में क्या था, अपने जो है क्या था, अपने अधिकारी अधीनस्थों को क्या करना था, अपने कार्य हेतु अधिकार प्रदान करना भरारपण कहलाता था। और यहाँ पे क्या है, विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने का, मतलब यहाँ पर भी क्या, अधिकारों को सौंपने का एक व्यवस्थित विधि है। इसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा निम्न स्तरों के अधीनस्थों को, मतलब अपने नीचे जो भी व्यक्ति काम करते हैं उसको दायित्व के अनुरूप अधिकार सौंपे जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये होता है छोटे लेवल पे, भरारपण में होता है कम अधिकार को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है पूरा का पूरा अधिकार अपना ट्रांसफर कर दिया जाता है। बहुत हद तक ज्यादा मात्रा में जब किया जाता है उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। और यहाँ पर भी क्या होता है, विकेंद्रीकरण अधिकारों को सौंपने का एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा निम्न स्तरों के अधीनस्थों को दायित्व के अनुरूप में अधिकार सौंपे जाते हैं। तो बेसिकली आपको मीनिंग समझ में आ गया, बिल्कुल सेम ही है कि मतलब अपने नीचे जो भी व्यक्ति हैं उसको कार्य सौंपना, लेकिन थोड़े से ज्यादा मात्रा में। अब यहाँ पे है विकेंद्रीकरण के लाभ या महत्व। विकेंद्रीकरण के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या इसके महत्व, कुछ तो इसमें इसके लाभ होंगे, ताकि हम विकेंद्रीकरण का यूज इस्तेमाल अपने व्यवसाय में, अपने उद्योग धंधे में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए उच्च अधिकारों के भार में कमी होना, मतलब जैसे अगर उच्च अधिकारी को बहुत सारा काम था, वो क्या किए, अपना बहुत सारा काम अपने छोटे छोटे अपने नीचे जितने भी व्यक्ति थे उन सारे व्यक्ति को, अपने अधीनस्थों को दे दिए, और वो अब फ्री से जीने लगे। मतलब मेन जो थे उच्च अधिकारी वो अब फ्री से जीने लगे। अब वो ये सोचेंगे कि हमारा ये व्यवसाय है, हमारा ये कंपनी है, ये कैसे ग्रो होगा, ये कैसे और भी लोगों तक जाएगा, एडवर्टाइजिंग कैसे होगा, मार्केटिंग कैसा होगा, विक्रय कैसा होगा, ये वस्तु जो बन रहा है हमारे यहाँ, उत्पाद जो बन रहा है उसका कीमत कैसे डाउन होगा, मतलब उसका उत्पादन जो है, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कैसे कम होगा, ताकि हम मार्केट में कम से कम प्राइस पे सामान को ला सके। तो ये अब अलग अलग तरीके से दिमाग लगाएंगे, अपने कंपनी के बारे में आगे ले जाने के बारे में आप सोचेंगे, क्योंकि इनके पास काम घट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, युवा अधिकारियों को प्रेरणा, युवा अधिकारियों को प्रेरणा। अब देखिए युवा अधिकारी अक्सर ये सोचते हैं कि भाई अगर हमें डिसीजन के लिए छोड़ दोगे ना तो मतलब हम बहुत अच्छा, जैसे आप कोई भी भोज वगैरह में आप जाते होंगे, भोज बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, जो सादे ब्याह होता है तो वहां पे जो मतलब खिलाया जाता है लोगों को, बहुत जगह पत्थर पे बैठाया जाता है, गांव वगैरह में, शहर में तो आप मतलब खड़े खड़े होके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, हर एक जगह कल्चर अलग अलग होता है। तो वो चीज़ है। देखिए युवा क्या होता है, मतलब आप अगर कोई भी भोज में जाते हो, आप देख रहे होते हैं कि मतलब एक कोई पानी मांग रहा है उसको पानी नहीं मिल रहा है, एक कोई मांग रहा है कि भाई तुमको दाल चाहिए उसको दाल नहीं मिल रहा है। अब आप अगर 2-3 दोस्त होते हो, आप अक्सर बोलते हो भाई अगर ये न इतना सारा लोग है, सब मिलके मतलब इतना नहीं कर पा रहा है, अपने 3 दोस्त को अगर दे देता ना तो हम लोग पूरा मिलके संभाल देते पूरा भोज को। तो आप लोग ये सोचते हो ना, तो मतलब युवा जो लोग होते हैं ना वो सोचते हैं कि डिसीजन जो है हमारे हाथ में दे देता है तो हम इससे बेटर कर पाते हैं। तो यहाँ पे वो जो है क्या होता है, युवा अधिकारी इससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उसको विकेंद्रीकरण करके क्या हुआ, मतलब अब जो उच्च अधिकारी जो काम करते थे वो काम इसको मिल गया, वो काम इसको मिल गया। यानी
अब आपका भोज का जो प्रश्न का अधिकार जो था वो आपको मिल गया, लो करो बेटा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बात हो गया। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, प्रेरणा मिलता है। और आप लोग भी क्या कहोगे, मोटिवेशन के साथ में, अरे चल भाई चल चल काम करते हैं, खिलाते हैं सबको, पूरा प्रेरणा के साथ में, पूरा मोटिवेशन के साथ में। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो मतलब विकेंद्रीकरण से जो है, मतलब जो ऊंचे अधिकारी जो काम करते थे वो काम अब युवा को मिल गया, अब नीचे जो भी युवा लोग थे उन सबको मिला। अब वो प्रेरणा के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ में क्या करेंगे, काम को करेंगे। उसके बाद प्रेरणा एवं मनोबल में वृद्धि। इससे क्या होता है, हर एक लोगों में, सिर्फ युवा में ही नहीं बल्कि जितने भी सारे लोग कंपनी में, व्यवसाय में काम कर रहे होंगे, उन सबको प्रेरणा मिलेगी, सबको मनोबल मिलेगा कि भाई जो बड़े अधिकारी जो काम करते थे अब हम वो काम कर रहे हैं, अरे मेरा तो प्रमोशन हो गया। लेकिन होता नहीं है प्रमोशन, पद जो है नहीं बढ़ता है, बस अधिकार मिलता है, उत्तरदायित्व मिलता है, पद नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे बस वो क्या है, बस फुसलाना होता है। तो बस मनोबल में वृद्धि मिल जाती है कि भाई हम जो सर जो कुर्सी पे बैठ के करते थे, एक कुर्सी हमें भी बगल में लगा दी है, मतलब अब तो मजा आ गया, प्रेरणा मिलता है उससे। उसके बाद क्या है, निर्णय लेने में सुविधा। कोई भी काम को निर्णय लेने में भी सुविधा मिलती है। जैसे क्या हुआ, उच्च अधिकारी के पास जो है काम जो था वो घट गया, काम अब बहुत हद तक अपने जितने भी काम था बहुत परेशान रहा करते थे पहले, लेकिन अब क्या किया, अपने जितने भी नीचे व्यक्ति काम कर रहे थे उनके नीचे, उन सबको अपना अपना काम बांट दिए सब ने। अब ये फ्री होके अपना कोई भी निर्णय अपने व्यवसाय से संबंधित ले सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारे लाभ है विकेंद्रीकरण के। अब यहाँ पे क्या होती है, ये आप थोड़ा सा नोट करिए, फिर हम आगे कुछ कुछ बात करते हैं, आपको बताते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आप जरूर पहले नोट करिए, फिर हम बहुत ही अच्छा बात हम आपको इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। हो गया, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। जो लोग का नहीं हुआ क्लास को रोकिए या फिर आप सेकंड टाइम में आके नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ये सारे टॉपिक तो हमारा कंप्लीट होता है इस चैप्टर से संबंधित, लेकिन बहुत सारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि छोटा छोटा टॉपिक है, और हम कोशिश किए हैं कि आपको ऐसे मतलब बिना लिखे हुए ही हम बता दिए हैं, कुछ लाइन एक्सप्लेन किए हैं, उसके अंतर्गत वो सारे टॉपिक कवर हो जाती है, इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक को नहीं लिए हैं। तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप अपने बुक को भी एक बार रीड कर लीजिए, हालांकि नहीं भी करेंगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, और रीड कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार हमें स्टेट टॉपर चाहिए और वो आप लोग से उम्मीद है हमें। तो आप लोग बिल्कुल, आप लोग को लाना है, और ये आप बताइएगा हमें कौन से स्टूडेंट का कितना टारगेट है, कैसा है, सब बताइएगा। बाकी यहाँ पे अब जो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है आपको तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको यहाँ पे ये क्लास कैसा लगा, कितना पसंद आया आपको, पढ़ाने का तरीका, आपको एग्जाम्पल्स जो दिए वो कैसा लगा। तो आप हमें निश्चित रूप से बताइएगा, क्योंकि उस सबसे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और भी क्लासेस बनाते चलते हैं। और कोई भी दिक्कत लगती है तो वो भी आप हमें बताइएगा, हम वो भी कोशिश करेंगे पूरा करते हुए चलें। चलिए बाय बाय, टाटा।